नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 5 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक मैप से संबंधित क्वेश्चन जो कि है ब्लैक सी का। ठीक है, तो ब्लैक सी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है यूपीएससी के लिए। हर एक बार यहाँ के आसपास से सवाल आता है। ठीक है, देख लेंगे पहले यहाँ के सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज हैं, उसके बाद डिस्कस करें। के द हिंदू में एक डांस से संबंधित आर्टिकल आया है जो है कालबेलिया डांस, जो फोक डांस है जो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा कि अभी रशियन वारशिप पे यूक्रेन द्वारा ब्लैक सी पोर्ट पे ड्रोन के थ्रू अटैक किया गया है। इसमें अभी तो रेगुलर ही रूस और यूक्रेन के बीच वार चलता रहता है, अटैक होता रहता है। इससे संबंधित बस हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि ये जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी पोर्ट। तो ब्लैक सी देख लेते हैं और उससे संबंधित जो भी वहां पे कंट्रीज है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं यूक्रेन द्वारा काला सागर बंदरगाह को ड्रोन से निशाना बनाए जाने से रूसी युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन ने कहा कि उसके समुद्री ड्रोन ने शुक्रवार को एक प्रमुख रूसी बंदरगाह पर हमला किया और एक हमले में एक युद्धपोत को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसने कीवी की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित किया। क्योंकि काला सागर युद्ध में तेजी से महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बनता जा रहा है, इसलिए काला सागर इंपॉर्टेंट है। तो इसे इस सराउंडिंग्स को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है BURGERT। ठीक है, अब याद रखिए बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रसिया और टर्की। ठीक है, इसे संबंधित याद रखिएगा। यहाँ पे जो आसपास में जितने सी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। रेड सी के आसपास जो भी लोकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें इजराइल और अरब का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, तो उस समय भी हम सारा जो लोकेशन है रेड सी के आसपास का या इजराइल के आसपास या अरब कंट्री, गल्फ कंट्री के आसपास सारा लोकेशन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पे रोक लगा दिया है। ठीक है, जो मोदी सरनेम पे उसे 2 साल की सजा सुनाई गई थी सूरत कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो इसी संबंधित विस्तार से इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानहानि क्या होता है। ठीक है, जो डिफेमेशन होता है, मानहानि, इसका अर्थ बनाया गया है धारा 499 के द्वारा, जो किसी व्यक्ति को बदनाम शब्द का उपयोग किया गया है तब कहा जाता है जब कोई शब्दों, संकेतों या अन्य दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके बारे में कोई आरोप लगाता है या आरोप प्रकाशित करता है, तो उसे किसी व्यक्ति का सम्मान में जो हानि होता है उसी को कहते हैं मानहानि। मानहानि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक दीवानी मानहानि जो सिविल डिफॉर्मेशन कहा जाता है और एक फौजदारी मानहानि जिसे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो सिविल डिफॉर्मेशन में, सिविल मानहानि में जिस व्यक्ति को बदनाम किया गया है वह उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में जा सकता है और मौद्रिक मुआवजे एवं क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। वहीं आपराधिक मामले में जो धारा 500 में निर्धारित किया गया है, जिस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है उसे 2 वर्ष की यहाँ पे कैद हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसी संबंधित जो मामला है राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी का जो मोदी सरनेम के थ्रू एक स्टेटमेंट दिया गया था 2019 के इलेक्शन में, उसी पे सूरत में एक केस हो गया जिसपे 2 साल का सजा मिल गया और उनका जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया गया लोकसभा का। ठीक है, तो इसी संबंधित और डिस्क्वालिफिकेशन का और भी चीजें जानेंगे। अभी इसमें कहा जाता है कि यदि किसी विधायक, सांसद को दोषी ठहराया जाता है तो क्या होता है। यदि किसी सांसद को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है वो आरपीआई एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) में सूचीबद्ध है, तो दोष सिद्ध एक सांसद को जो सूची धारा 8(1) में जो सूचीबद्ध जो नियम है उस अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को उससे संबंधित कोई मानहानि किया जाता है तो एक सांसद पे अयोग्य होने का मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, इस धारा में धारा 153A जिसमें धर्म, जाति, यहाँ जाति है ना, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर
विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने का, या धारा 171 रिश्वतखोरी का अपराध जैसे अपराध शामिल है, या धारा 171F चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूप का अपराध और अन्य, ये सभी सूचीबद्ध हैं 8(1) के धारा में। ठीक है, तो आरपीआई एक्ट में धारा 8(3) जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोषी ठहराए जाने और कम से कम 2 साल की कैद की सजा होने पर एक सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो सजा है वो 2 वर्ष है, और राहुल गांधी को इस कन्विक्शन में सबसे मैक्सिमम सजा दे दिया गया एक बार में ही। उसके हालांकि धारा यह भी कहता है कि अयोग्यता दोषी जिस दिन अयोग्यता सिद्ध हो जाए कोर्ट के द्वारा, उसी दिन से उसे पद छोड़ना पड़ेगा एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि अयोग्यता दोष सिद्धि की तारीख से 3 महीने बीत जाने के बाद यह प्रभावी होगा। ये बात जो है ये 8(4) में कहा गया है। ठीक है, और एक बात है, अगर कोई व्यक्ति 2 साल के लिए सजा पाता है मानहानि के थ्रू, तो उसे 2 साल के लिए तो उसका सदस्यता रद्द हो ही जाएगा। उसके बाद जो आने वाला चुनाव होगा उसमें भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो मतलब 2 ईयर और प्लस 6 ईयर तक के लिए वो चुनाव से बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे धारा 8(4) उतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इसको रद्द कर दिया गया, फिर भी देख लेते हैं। अयोग्यता दोष सिद्ध होने पे इसमें सिंपली यही कहा गया है कि जिसका दोष सिद्ध हुआ है उसे 3 महीने बीत जाने के बाद ही प्रभावी किया जाएगा, जिसे लिली थॉमस वर्सेज जो है यूनियन ऑफ इंडिया में 2013 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी के लिए इसमें पूरा इंपॉर्टेंट जो है आरपीआई एक्ट का धारा 8(3) है। ठीक है, अब ये आर्टिकल है डांस से संबंधित, जो आज के द हिंदू का आर्टिकल में आया है। यही सबसे क्वेश्चन आता है यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। कालबेलिया डांस जो है एक प्रकार का फोक डांस है। ठीक है, और ये राजस्थान से संबंधित है। और इसका एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो है वो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में भी शामिल है, तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इसको विस्तार से देखते हैं। तो कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसकी पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। इस नाम की एक राजस्थानी जनजाति से जुड़ा, ये जो नाम है वो राजस्थानी जनजाति से जुड़ा हुआ है। इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो अभी मैंने बताया इंटेंजिबल कल्चर लिस्ट, ठीक है, की सूची में शामिल है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन प्रभाव में आए थे। ठीक है, तो इसकी संरक्षण के लिए जब कन्वेंशन प्रभाव में आए थे, उसी समय इसका निर्माण हुआ था। तो नृत्य शैली जो है जिसमें घूमना शामिल है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सुंदर हरकतें जो इस नृत्य को देखने लायक बनाता है। कालबेलिया से जुड़े आंदोलन इसे भारत में लोक नृत्य के सबसे कामुक रूपों में से एक मानते हैं। यह आमतौर पर किसी भी खुशी के उत्सव के लिए किया जाता है और इसे कालबेलिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। कालबेलिया नृत्य का एक और अनोखा पहलू यह है कि यह केवल, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल महिलाएं ही इसे परफॉर्म करती है। ठीक है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो कालबेलिया नाम है डांस का, ये कालबेलिया जनजाति पे है। तो कालबेलिया जनजाति के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही इनडायरेक्ट टॉपिक से सवाल ज्यादातर पूछता है। तो कालबेलिया जनजाति के लोग कभी, जो कालबेलिया जनजाति है उनका मुख्य पेशा जो है सांप पकड़ना, यानी वो सपेरे हैं। ठीक है, सांप संचालन था। आज वे संगीत और नृत्य में अपने पूर्व व्यवसाय को अपना रहे हैं, जो नए और रचनात्मक तरीके से विकसित हो रहे हैं। वे खानाबदोश जीवन जीते हैं और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, एसटी है। कालबेलिया की जनसंख्या की सबसे अधिक संख्या पाली जिले, उसके बाद अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले राजस्थान में है। राजस्थान के अन्य पारंपरिक लोक नृत्य
गैर, कच्छी घोड़ी और घूमर भवाई, ये सारे हैं। इसे भी एक एक बार देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। भवाई तो बहुत बार आ भी चुका है और भी एग्जामों में, स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो अब अगला आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें है अमेरिकाज परस्यूट ऑफ सऊदी इजराइल रीअप्रोचमेंट, ठीक है। तो इसका मुख्य बात यही है कि जो हमारा मिड ईस्ट एरिया है, बहुत समय से इजराइल और सऊदी अरब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। जिससे कि इसकी जड़ें अगर देखी जाए तो बहुत पुरानी है, क्योंकि इजराइल जो है ज्यूस के लोग रहते हैं और सऊदी अरब में जो रहते हैं वो मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम में भी सुन्नी, ठीक है। तो सुन्नी जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो चाहते हैं कि विश्व में उन्हीं का पावर हो, वर्चस्व हो। तो चाहे वो ईरान हो, ईरान जो है वो शिया कंट्री है, ठीक है। और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं। तो हर एक इस्लामिक कंट्री यही चाहता है कि पूरे विश्व को हम ही कंट्रोल करें। तो फिर इसी के लिए इजराइल जो है, जो फिलिस्तीन का मैटर है और अपना जो विस्तार किया है क्षेत्र का, तो इससे इजराइल और फिलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा से। तो बहुत समय से यूएसए और इजराइल के बीच में बहुत ही बेहतर संबंध था। अभी मामला ये आया है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएसए बिजी हो गया है। तो ये जो मामला है इजराइल और अरब का, इसमें अभी यूएसए ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक है। उसकी व्यस्तता उस साइड हो गई है। उसी का फायदा उठाते हुए जो चाइना है वो इस क्षेत्र में आ गया है, ठीक है। चाइना बोलता है कि मैं सपोर्ट करूंगा अरब और इजराइल के जो संबंध खराब हैं उनको जोड़ने के लिए मैं मध्यस्थता करूंगा। पैसे चाहिए पैसे दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी वर्चस्व बढ़ रहा है चाइना का। ये जो गल्फ कंट्री है, चाहे सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, या फिर और भी जो क्षेत्र हैं इस साइड में, यमन हो गए, और यहाँ पे जिबूती जो क्षेत्र है, यहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री बेस बना रहा है चाइना। तो चाइना अपना वर्चस्व यहाँ पे बढ़ाना चाहता है। और अभी अमेरिका जो है वो रूस यूक्रेन के युद्ध में व्यस्त था। इसी के फायदा उठाते हुए चाइना यहाँ पे अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहा है। परंतु चाइना के प्रभुत्व बढ़ाने से भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या समस्याएं आ सकती है, अभी देखते हैं। इसमें यही कहा जा रहा है कि 1945 के अमेरिकी सऊदी सुरक्षा के लिए ऊर्जा समझौते के लगभग 8 दशकों का बाद रियाद, ठीक है, ये याद रखिए किसका कैपिटल है, कमेंट करके बताएं, अपने रणनीतिक विकल्पों में विविधता ला रहा है, जिससे कम से कम सामरिक रूप से चीन की मध्यस्थता के माध्यम से अपने कट्टर दुश्मन ईरान के साथ समझौता कर ले। तो इसमें वही बातें हैं जो मैंने समझाया। और ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है कि जो गल्फ कंट्री है, यहाँ से भारत बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मंगाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ पे भी उसी तरह की बातें की गई है जो मैंने शॉर्ट में समझाया। तो यहाँ एक और बात समझ लेते हैं कि जो इजराइल है ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है मैथ्स के लिए, चाहे वो मेडिटेरियन सी हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, या फिर डेड सी हो। यहाँ पे डेड सी है, फिर ये रीजन है इजिप्ट हो गया। तो लगातार इससे सवाल पूछता ही रहता है, ठीक है। ये क्षेत्र हो गया कि कौन सा मेडिटेरियन सी में लगता है, कौन सा नहीं लगता है। जॉर्डन भी ये सवाल में आ चुका है। फिर ये सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ये सारे जो लोकेशंस है इसे याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो आइलैंड है इसे भी ध्यान रखना है। कैसे कैसे जो इजराइल का वृद्धि हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि पहले ज्यूस जो लोग थे वो बहुत कम जनसंख्या में थे, तो इस्लामिक देश उसे बाहर भगा दिए थे। तो धीरे धीरे वे अपना विस्तार करने लगे, ठीक है। तो यही इसमें दिखाया गया है कि 1947 में फिलिस्तीन की वर्चस्व जाया था। उसके बाद जेरूसलम पे बात आई। उसके बाद 1967 में यहाँ पे जेरूसलम को इजराइल का पार्ट बना दिया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इजिप्ट में भी वर्चस्व बढ़ने लगा इजराइल का। तो वही पूरा इस फिगर में कैसे कैसे इंक्रीमेंट हुआ है इजराइल के पावर का, कैसे कैसे उसने अपना उपयोग किया है एक छोटी सी कंट्री होके भी। और यहाँ पे एक बात और कही जाती है कि यूएसए और इजराइल का जो संबंध है उसमें एक बात और मुख्य है कि इजराइल के जो हायर पोस्ट पे है ना, वो मोस्टली ज्यूस है, जिससे कि इन्हें इजराइल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे फिगर देख लीजिए मिड ईस्ट का, ठीक है, जिससे कि ये याद रहे कि टर्की कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, जॉर्डन,
अभी हमने उसमें भी देखा, यहाँ पे जो सऊदी अरब है, इसी का सऊदी अरब और इसराइल का जो मामला था, अभी सारी चीजें समझ लिए। और जो भी समस्या हो ना, उसे कभी भी छोड़िए नहीं, इग्नोर नहीं कीजिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जिबूती देखिए, यहाँ पे ये लोकेशन है जिसमें चाइना का भी मिलिट्री बेस बन रहा है, चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है। इसी के लिए इंडिया भी चिंतित है, यूएसए भी चिंतित है, क्योंकि जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें चाइना के पावर को नियंत्रित रखना है। और जो हमारा ये रेड सी है, यहाँ पे जो कंट्रीज है, इसे भी याद रखिएगा। एरिट्रिया का ये लोकेशन रेड सी में लगता है, लेकिन इथियोपिया रेड सी में नहीं जुड़ता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। गल्फ ऑफ ओमान का भी सारा कंट्री का बाउंड्री ध्यान दे दीजिएगा। व्यापक प्रभाव, इस तरह के विकास का वैश्विक परिणाम काफी गहरा होगा। यही मैंने अभी पहले बताया ना कि जो सऊदी अरब का है, जितने भी इस्लामिक कंट्री वो चाहते हैं कि मैं ही हेड करूं पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। चाहे जितने भी आतंकवादी घटना हो रही है, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य वही है, चाहे चाहे तालिबानी हो या पाकिस्तान हो, आईएसआईएस हो, ये सारे बस यही चाहते हैं कि मेरा ही वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लामी समुदाय सऊदी नेतृत्व का अनुसरण करेगा, जिसमें पाकिस्तान और इंडोनेशिया पहली पंक्ति पे होगा। हालांकि यह फिलिस्तीनियों के उद्देश्यों को और अधिक हाशिए पर ढकेल रहा है, क्योंकि जब जब अब्राहम अकॉर्ड आया था, जिससे सऊदी अरब और इसराइल के बीच में समझौता किया गया था, तो इसी से साफ हो गया था कि जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो मैटर है, उसमें लोग इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि जब इसराइल और सऊदी अरब का जो संबंध बेहतर हो जाएंगे, तो फिलिस्तीन का उद्देश्य पीछे रह जाएगा, जिसमें ईरान और सीरिया, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक स्टेट जैसे इसराइल के अन्य विरोधियों को ध्रुवीकृत और कट्टरपंथी बना देगा, ठीक है। फिर सऊदी इसराइल मेल मिलाप का भारत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत तो ऐसा है ना कि भारत का इसराइल से भी बेहतर संबंध है, उसके बाद अमेरिका से भी बेहतर संबंध है, सऊदी अरब से भी बेहतर संबंध, यूएई से भी बेहतर संबंध है। तो भारत तो चाहता ही है कि इसराइल आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे चाइना का जो कंट्रोल है वो दूर हो, इसी के लिए भारत चिंतित थोड़ा सा है कि जो चाइना अभी मध्यस्थता करा रहा है इसराइल और अरब के बीच में, वो चाह रहा है कि यूएसए यहाँ पे फिर से अपना आए और मध्यस्थता कराए, जिसमें भारत का भी समर्थन रहेगा, ठीक है। भारत की क्षेत्रीय नीति में विरोधाभास को दूर करेगा और सऊदी अरब को हमारे साथ बेहतर ढंग से जोड़ देगा। इससे अवसर और अधिक खुल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को पीछे ढकेलेगा, लेकिन फिर यह इसराइल को, भारत को पाकिस्तान सहित इस्लामिक स्टेटों के साथ जोड़ने का भी अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। हर तरफ से भारत को फायदा होगा, बस चाइना को इस क्षेत्र से बाहर हटाना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, कैसा लगा प्लीज मुझे बताएं। आगे से भी मैं ट्राई करूंगा कि कुछ जो मैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डालूं, जब लोकेशन का एक मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं ना, तो उसके साथ ही एक क्वेश्चन भी डालूं, ठीक है। तो मेरे वीडियो को जाए शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।